स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर जब किसी विशाल ट्रेन को आते हुए देखा जाता है तो आमतौर पर नजर सिर्फ एक धातु के बड़े से ढांचे पर जाती है। हाँ, कुछ खिड़कियां, दरवाजे और बस एक के पीछे एक जुड़े हुए डिब्बे। बिल्कुल। और बाहर से देखने पर यह पूरी व्यवस्था मतलब बहुत सीधी और सरल लगती है, लेकिन जरा कल्पना की जाए कि उस धातु के आवरण के ठीक अंदर एक एक्सरे मशीन के जरिए झांका जा सके तो क्या होगा? ओहो, तब तो वो सादगी तुरंत एक बेहद जटिल और हैरान कर देने वाले विज्ञान में बदल जाएगी। एकदम सही। और आज हमारे पास जो स्रोत दस्तावेज है, जो कि एक विस्तृत टेक्निकल एटलस से लिए गए हैं, वो हमें बिल्कुल यही एक्सरे विजन दे रहे हैं। इस गहन चर्चा का मिशन भारत के रेलवे नेटवर्क की एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली तकनीक को पूरी तरह से डिकोड करना है। हाँ, मेमू ट्रेन है, राइट? बिल्कुल। हम गहराई से पड़ताल करने वाले हैं मेमू यानी MEMU ट्रेनों की संरचना, उनके पीछे के विज्ञान और उस परिचालन इंजीनियरिंग की जो लाखों यात्रियों को रोजाना सफर कराती है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन तकनीकी दस्तावेजों में उतरने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये साधारण सी दिखने वाली मेमू ट्रेनें केवल लोगों को ढोने वाले डिब्बे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये असल में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक मास्टर क्लास है। मतलब पहिए के हर एक मिलीमीटर के झुकाव से लेकर छत पर दौड़ने वाले 25,000 वोल्ट के करंट तक हर एक चीज किसी बहुत ही ठोस कारण से डिजाइन की गई है। मतलब कोई भी पुर्जा बस यूं ही नहीं लगा दिया गया है। बिल्कुल नहीं, सब कुछ एक सटीक विज्ञान है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये मेमू नाम ही अपने आप में काफी तकनीकी है। इसका पूरा नाम मेन लाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है। राइट। ये एक स्वचालित या कह ले सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रेन सेट है। इसका मतलब है कि ये 25 kV AC ओवरहेड वायर से बिजली लेती है, लेकिन इसमें पारंपरिक ट्रेनों की तरह अलग से कोई इंजन या भारी भरकम लोकोमोटिव आगे नहीं लगा होता। हाँ, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। मतलब इसके अंदर ही ऐसे मोटर कोच होते हैं जो पूरी ट्रेन को खींचने और धकेलने का काम एक साथ करते हैं। सही कहा। और यही मल्टीपल यूनिट का असली सिद्धांत है। ताकत किसी एक लोकोमोटिव में केंद्रित होने के बजाय पूरी ट्रेन में एक श्रृंखला की तरह बटी हुई है। तो रेलवे के इकोसिस्टम में मतलब और भी तो ट्रेनें होती हैं ना? हाँ, मुख्य रूप से 3 तरह की ऐसी ट्रेनें होती हैं, EMU, डेमू और मेमू। ओके। देखिए, EMU आमतौर पर उपनगरीय यानी सबअर्बन इलाकों के लिए होती हैं, जहां हर 2-2 मिनट की दूरी पर स्टॉपेज होते हैं और भारी भीड़ होती है। जैसे मुंबई लोकल। बिल्कुल, एकदम सही उदाहरण। फिर आती है डीमू। ये उन रास्तों के लिए है जहां अभी तक बिजली के तार नहीं बिछे हैं, इसलिए हर सेट में एक एकीकृत डीजल इंजन होता है। अच्छा, डी से डीजल। हाँ, लेकिन हमारी जो मेमू है उसे विशेष रूप से मुख्य लाइनों या मेन लाइंस और मध्यम दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी कोच की चौड़ाई 3250 मिलीमीटर होती है, जो इसे बाकी ट्रेनों के मुकाबले कहीं अधिक आंतरिक जगह देती है। अरे वाह! इस पूरी व्यवस्था को अगर विजुअलाइज किया जाए तो पारंपरिक ट्रेन एक सांप की तरह है, जिसे उसका सिर यानी इंजन आगे की तरफ खींच रहा है। सही बात है। अगर सिर तेजी से मुड़ता है या रुकता है तो पीछे के पूरे शरीर पर उसका झटका महसूस होता है। लेकिन मेमू एक कनखजूरे की तरह है। कनखजूरा मतलब सेंटीपीड। हाँ, सेंटीपीड। इसके कई सारे पैर एक साथ ताकत लगा रहे हैं, इसलिए इसकी चाल में एक अद्भुत संतुलन होता है। लेकिन अगर ताकत इस तरह से बंटी हुई है तो ये पूरी ट्रेन बनती कैसे है? दस्तावेज बताते हैं कि इसका निर्माण यूनिट प्रणाली पर आधारित है। यूनिट प्रणाली? हाँ, एक यूनिट में 4 कोच होते हैं, एक DNC यानी ड्राइविंग मोटर कोच और 3 TC यानी ट्रेलर कोच। ट्रेन चाहे कितनी भी लंबी हो, मतलब 8 कोच की या 12 कोच की, इसी 1+3 के फॉर्मूले को दोहराया जाता है। अच्छा, तो ड्राइविंग कैब हमेशा बाहर की ओर होते हैं? बिल्कुल, ये मॉड्यूलर डिजाइन इसे बहुत लचीला बनाता है। लेकिन देखिए, इन कोचों के बीच का जो तकनीकी अंतर है वो इंजीनियरिंग की एक बड़ी चुनौती को दर्शाता है। वो कैसे? DNC जिसमें ड्राइविंग कैब और भारी भरकम ट्रैक्शन मोटर्स लगे होते हैं, उसका वजन पूरे 100 टन होता है और उसमें केवल 76 यात्रियों के बैठने की क्षमता होती है। ओके, 60 टन और 76 सीटें। हाँ, दूसरी ओर ट्रेलर कोच यानी TC पूरी तरह से खोखला और यात्रियों के लिए है। उसका वजन
मात्र 33.6 टन है, लेकिन उसमें 108 सीटें होती हैं। 1 मिनट रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है मुझे। क्या? अगर डीएनसी में कम सीटें हैं और वो लगभग 2 गुना भारी है, मतलब 60 टन बनाम 33.6 टन, तो क्या एक ही ट्रेन में इतना भारी डिब्बा और उसके ठीक पीछे आधा वजन वाला डिब्बा ट्रैक पर असंतुलन पैदा नहीं करेगा? ये तो ट्रैक को नुकसान पहुंचाने वाली बात हो गई ना। और अगर ताकत ही बढ़ानी है तो क्या हर कोच को ही मोटर कोच बना देना ज्यादा तार्किक नहीं होता? इससे एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, और ये सवाल रेलवे इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को छूता है। अच्छा, हाँ, हर कोच को मोटर कोच क्यों नहीं बनाते? इसका जवाब एडिसन यानी घर्षण की पकड़ में छिपा है। 60 टन का वो भारी वजन कोई डिजाइन की खामी नहीं है, बल्कि वो भौतिकी की एक सख्त जरूरत है। जरूरत कैसे? भारी वजन तो गति को कम करता है ना, है ना? मैंने तो यही पढ़ा है। सामान्य तौर पर हाँ, लेकिन ट्रेन के मामले में नहीं। देखिए, जब मोटर कोच के अंदर लगी 4 विशालकाय मोटर्स एक साथ ताकत पैदा करती हैं, तो वे पहियों को बहुत तेजी से घुमाने की कोशिश करती हैं। अब लोहे के पहिए और लोहे के पटरी के बीच घर्षण बहुत कम होता है। अगर कोच हल्का हुआ तो इतनी भयंकर ताकत से पहिए अपनी ही जगह पर तेजी से घूमने लगेंगे। जैसे किसी स्पोर्ट्स कार के पहिए कीचड़ या बर्फ पर फिसलने लगते हैं। एकदम सटीक उदाहरण। उस 60 टन के वजन का काम है पहियों को पटरी में इतनी जोर से दबाकर रखना कि मोटर की ताकत फिसलने के बजाय क्रेन को आगे धकेलने में काम आए। ओह, यानी वो 60 टन का वजन एक एंकर की तरह है जो ताकत को पटरियों पर बांधता है। बिल्कुल। ये तो अनुकूलन या ऑप्टिमाइजेशन का एक बेहतरीन उदाहरण हुआ। लागत, बिजली की खपत और ट्रैक पर पकड़ का एक सटीक संतुलन। हाँ, इसे बहुत बारीकी से डिजाइन किया गया है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पटरियों पर 60 टन का भारी भरकम कोच और 33.6 टन का हल्का कोच एक साथ 100 की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, तो ट्रैक और ट्रेन का ढांचा इस वजन को संभालता कैसे है? ये हमें बोगी के विज्ञान की ओर ले जाता है। और यहाँ बोगी का मतलब पूरे डिब्बे से नहीं, बल्कि डिब्बे के नीचे लगे उस ढांचे से है जिसमें पहिए फिट होते हैं। हाँ, ढांचा। ये एक लाइट वेट ऑल वेल्डेड संरचना है, लेकिन जब हम इसके मैकेनिकल डायग्राम्स को देखते हैं तो जो सबसे चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है वो सेंटर पिवट और साइड बीयरर्स की भूमिका से जुड़ा है। सामान्य समझ ये कहती है कि सेंटर पिवट यानी वो मोटी केंद्रीय धुरी जो कोच के बिल्कुल बीचों बीच बोगी से जुड़ी होती है, वही पूरे 60 टन कोच का वजन उठाती होगी। नाम से तो यही लगता है। हाँ, नाम से भी यही लगता है कि सब कुछ सेंटर पे टिका है, लेकिन दस्तावेज इसे सिरे से खारिज करते हैं। एकदम। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है ना? एकदम। सेंटर पिवट असल में वर्टिकल वजन का 1 ग्राम भी नहीं उठाता। ये इंजीनियरिंग की एक बहुत ही चतुर चाल है। देखिए, सेंटर पिवट का काम वजन उठाना नहीं है, बल्कि सिर्फ घुमाव या रोटेशन को नियंत्रित करना है। मतलब जब ट्रेन मुड़ती है? हाँ, जब ट्रेन पटरी पर मुड़ती है या जब मोटर्स अचानक से ब्रेक लगाती हैं या गति बढ़ाती हैं, तो जो क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल झटके लगते हैं, सेंटर पिवट सिर्फ उन बलों को ट्रांसफर करता है। तो अगर सेंटर पिवट वजन नहीं उठा रहा है, तो 60 टन का गुरुत्वाकर्षण कहाँ जा रहा है? दस्तावेज तो स्पष्ट करते हैं कि कोच का 100% वजन साइड बियरर्स पर टिका होता है। बिल्कुल, ये बोगी के दोनों किनारों पर लगे भारी भरकम सपोर्ट होते हैं। ट्रेलर कोच में इनकी बीच की दूरी 1600 मिलीमीटर होती है, लेकिन मोटर कोच में ये दूरी कम होकर 1200 मिलीमीटर रह जाती है। अच्छा, मोटर कोच में दूरी कम क्यों? इसके पीछे की भौतिकी भी बहुत दिलचस्प है। मोटर कोच की बोगी के बीचों बीच विशाल ट्रैक्शन मोटर्स फिट करनी होती हैं। उन मोटर्स को जगह देने के लिए साइड बियरर्स को थोड़ा अंदर की तरफ यानी 1200 मिलीमीटर पर खिसकाना पड़ता है। लेकिन रुकिए, अगर सारा वजन किनारों पर डालकर ट्रेन को स्थिरता दी जा रही है, तो मोटा कोच में साइड बियरर्स को पास लाने से क्या वो भारी कोच घुमावों पर कम स्थिर नहीं हो जाएगा? तकनीकी रूप से हाँ, उसका बेस थोड़ा संकरा हो जाता है, लेकिन इसी कमी को पूरा करने के लिए मोटर कोच का अपना 60 टन का वजन काम आता है। अच्छा। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इतना भारी और नीचे होता है कि वो संकरे साइड बियरर्स के बावजूद कोच को पलटने नहीं देता। ये एक और समझौता है जो मोटर्स को फिट करने के लिए किया जाता है। क्या बात है! ये तो बात हो गई भारी वजन और ढांचे की। लेकिन 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब ये धातु का पहाड़ लोहे की पटरियों पर दौड़ता है,
तो अंदर बैठे यात्रियों को भयंकर झटके क्यों नहीं लगते? यहाँ सस्पेंशन सिस्टम का विज्ञान सामने आता है, जो दो स्तरों पर काम करता है, प्राइमरी सस्पेंशन और सेकेंडरी सस्पेंशन। प्राइमरी सस्पेंशन सीधा पहिए और बोगी के बीच होता है। ओके। इसमें एक्सल गाइड स्प्रिंग यानी एजीएस और हाइड्रोलिक डैशपॉट होते हैं। इनका काम है ट्रैक की असमानता से आने वाले सीधे वर्टिकल या ऊपर नीचे के झटकों को तुरंत खत्म करना। अगर इसे किसी रोजमर्रा की चीज से जोड़ा जाए तो प्राइमरी सस्पेंशन बिल्कुल हमारे जूतों के सोल की तरह है। हाँ, बिल्कुल। जब हम किसी पथरीले रास्ते पे दौड़ते हैं तो जूते का मोटा सोल उन नुकीले पत्थरों के सीधे झटके को पैरों तक नहीं पहुंचने लेकिन देता। बहुत सटीक एनालॉजी है। लेकिन केवल जूते का सोल हमें दौड़ते समय दाएं बाएं लड़खड़ाने या हवा के झोंके से गिरने से नहीं बचा सकते था। हाँ, उसके लिए तो घुटने चाहिए। एकदम। उसके लिए हमारे शरीर के घुटनों और कूल्हों के जोड़ों की जरूरत होती है, जो शरीर को क्षैतिज रूप से स्थिर रखते हैं। और यहीं पर सेकेंडरी सस्पेंशन का प्रवेश होता है। ये बोगी और मुख्य कोच के बीच लगा होता है, जिसमें हेलिकल स्प्रिंग्स, शॉक एब्जॉर्बर्स और स्विंग बोल्स्टर होते हैं। इसका मतलब है कि जब ट्रेन किसी तीखे घुमाव से गुजरती है तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पूरी ट्रेन को बाहर की तरफ पलटने की कोशिश करता है, सेकेंडरी सस्पेंशन उस फोर्स को सोख लेता है। सही पकड़े आप। यह कोच को हिचकोले खाने से रोकता है ताकि 100 की स्पीड पर भी, मतलब ट्रेन के अंदर रखा कॉफी का कप ना छलके। बिल्कुल। अब जब ट्रेन पूरी तरह से स्थिर हो चुकी है तो उस ताकत की बात करते हैं जो इसे 105 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक ले जाती है। हाँ, स्रोत के अनुसार मेमो पहले केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक ही जा पाती थी। इस गति सीमा को तोड़ने के लिए वीक सील्ड अरेंजमेंट नाम की एक बहुत ही उन्नत इलेक्ट्रिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया। मैंने इसके बारे में पढ़ा, लेकिन ये थोड़ा भ्रमित करने वाला लगा। अच्छा। हाँ, मतलब जब हमें ट्रेन को तेज चलाना है तो हम मोटर के फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर यानी वीक क्यों कर रहे हैं? ये तो उल्टा लगता है। ये वास्तव में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही मोटर भौतिकी की खूबसूरती है। देखिए, जब कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर बहुत तेजी से घूमने लगती है तो वो एक अजीब सा काम करती है। क्या? वो खुद के ही खिलाफ एक करंट पैदा करने लगती है, जिसे बैक ईएमएफ कहते हैं। ये बैक ईएमएफ मोटर को एक खास गति से आगे बढ़ने ही नहीं देता, मानो कोई अदृश्य ब्रेक लग रहा हो। अरे, मतलब वो खुद को ही रोकती है? तो वीक फील्ड अरेंजमेंट उस अदृश्य ब्रेक को हटाता है। बिल्कुल। जब मोटर एक निश्चित उच्च गति पर पहुंच जाती है तो सिस्टम जानबूझकर मोटर के अंदर के चुंबकीय क्षेत्र को कमजोर कर देता है। ओके। इससे बैक ईएमएफ कम हो जाता है। हालांकि इससे मोटर का टॉर्क यानी खींचने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है, लेकिन अब मोटर आजादी से बहुत अधिक आरपीएम पर घूम सकती है। ये तो हाईवे पर कार को टॉप गियर में डालने जैसा है, जहां आपको चढ़ाई के लिए ताकत नहीं बल्कि सिर्फ तेज रफ्तार चाहिए होती है। एकदम बेहतरीन तुलना है। और ये रफ्तार मोटर से पहियों तक कैसे पहुंचती है? एटलस में नोज सस्पेंडेड ट्रैक्शन मोटर और गियरिंग का जिक्र है। हाँ। मोटर का एक हिस्सा सीधा पहिए की धुरी या एक्सल पर टिका होता है और दूसरा नोज या नाक वाला हिस्सा बोगी के फ्रेम पर सस्पेंशन के सहारे लटकता है। इससे भारी मोटर को ट्रैक के झटकों से बचाया जाता है। लेकिन असली जादू गियर्स का है। बिल्कुल। यहाँ 20:91 यानी 20:91 का गियर अनुपात दिया गया है। ये 20:91 का जो रेशियो है ना, यही पूरी ट्रेन की ताकत का रहस्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि मोटर से जुड़ा हुआ छोटा गियर, जिसे पिनियन कहते हैं, जब लगभग 4.5 बार पूरी तेजी से घूमेगा, तब जाकर पहिए से जुड़ा बड़ा गियर, जिसे बुल गियर कहते हैं, वो एक बार पूरा घूमेगा। ओहो। यह व्यवस्था मोटर की तेज लेकिन हल्की रोटेशन को एक बहुत ही शक्तिशाली और भारी टॉर्क में बदल देती है। ये इतनी बड़ी ताकत है कि 60 टन का कोच एक झटके में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जरा सोचिए, जब दो धातु के गियर्स के बीच इतनी भयानक ताकत और 60 टन का दबाव ट्रांसफर हो रहा हो, तो उनके टूटने या पिघलने का खतरा कितना ज्यादा होगा? बहुत ज्यादा। यहीं पर दस्तावेज का एक बेहद बारीक रखरखाव नोट सामने आता है। गियर केस में एक विशेष ब्लू कोट लुब्रिकेंट का इस्तेमाल होता है, वो भी एकदम सटीकता से, केवल 1.7 से 3.4 किलोग्राम के बीच। अगर थोड़ा सा भी ज्यादा लुब्रिकेंट भर दिया तो दबाव के कारण बेरिंग समय से पहले ही फट जाएगी। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है बैकलैश का मापन। बैकलैश बैकलैश का मतलब है दोनों गियर्स के दांतों के बीच की खाली जगह।
दस्तावेज चेतावनी देता है कि ये ठीक 0.25 मिलीमीटर होनी चाहिए। सिर्फ 0.25 मिलीमीटर एक विशाल मशीन में? हाँ, अगर ये गैप 0.25 मिलीमीटर से कम हुआ तो दोनों गियर्स के बीच भयंकर घर्षण होगा। धातु गर्म होकर फैलेगी और गियर्स आपस में वेल्ड होकर पूरी तरह से जाम हो जाएंगे। बाप रे। और अगर गैप थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो हर बार मोटर के घूमने पर गियर्स के दांत एक दूसरे से हथौड़े की तरह टकराएंगे और कुछ ही दिनों में चकनाचूर हो जाएंगे। मतलब इतनी विशाल मशीन में स्विस घड़ी जैसी सटीकता चाहिए होती है। बिल्कुल चाहिए। और ये मिलीमीटर वाली सटीकता पहियों की ज्यामिति यानी व्हील ज्योमेट्री में भी देखने को मिलती है। एक नए पहिए का व्यास 952 मिलीमीटर होता है, लेकिन घिसते घिसते इसकी एक कंडम सीमा है। हाँ, मोटर कोच के लिए 877 मिलीमीटर पर आकर खत्म हो जाती है। लेकिन सबसे दिलचस्प है व्हील गेज यानी दो पहियों के बीच की दूरी, जो 1600 मिलीमीटर होनी चाहिए। इस विशाल आकार में जो टॉलरेंस या छूट दी गई है वो सिर्फ +2 मिलीमीटर या -1 मिलीमीटर है। अगर 3 मिलीमीटर की भी गड़बड़ हुई तो दस्तावेज के अनुसार क्रॉसिंग या पटरियां बदलते समय भयंकर दुर्घटना हो सकती है। ट्रेन पटरी से उतर सकती है। और देखिए, पहिए की बनावट खुद में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। पहिए का वो हिस्सा जो पटरी को छूता है, जिसे ट्रेड कहते हैं, वो एकदम चपटा या सीधा नहीं होता। अच्छा, उसमें 1/20 का इंक्लिनेशन या झुकाव होता है। इसका मतलब है कि पहिया एक बेलन या सिलेंडर की तरह नहीं, बल्कि एक शंक्वाकार या पेपर कप के आकार का होता है। ऐसा क्यों? मतलब ट्रेन को तो सीधी पटरी पर चलना है ना। क्योंकि पटरियां हमेशा सीधी नहीं होती। जब ट्रेन किसी मोड़ या कर्व पर आती है तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होती है। बाहरी पटरी की लंबाई अंदरूनी पटरी से ज्यादा होती है। हाँ, वो तो है। चूंकि ट्रेन के दोनों पहिए एक ही धुरी से मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए कार की तरह उनमें कोई अलग अलग घूमने वाला सिस्टम नहीं होता। अगर पहिए सीधे बेलनाकार होते तो मुड़ते समय बाहरी पहिया पटरी पर बुरी तरह से घिसटता और ट्रेन पटरी से उतर जाती। तो वो 1/20 का झुकाव यहाँ काम आता है। बिल्कुल। जब ट्रेन मुड़ती है तो वो बाहर की तरफ खिसकती है। इससे बाहरी पहिया अपने मोटे यानी बड़े व्यास वाले हिस्से पर चलने लगता है और अंदर का पहिया अपने पतले हिस्से पर। एकदम सही समझे आप। एक ही चक्कर में बाहरी पहिया ज्यादा दूरी तय कर लेता है। ये तो बिना किसी अतिरिक्त मशीनरी के एक प्राकृतिक डिफरेंशियल की तरह काम करता है। बिल्कुल, ये 200 साल पुरानी रेलवे इंजीनियरिंग का एक ऐसा जादुई सिद्धांत है जो आज भी बिना किसी बदलाव के 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर काम कर रहा है। कमाल है। लेकिन इतनी गति, इतने दबाव और इतनी भारी भौतिकी के बीच सबसे बड़ा और डरावना सवाल सुरक्षा का पैदा होता है। हाँ, सुरक्षा तो सर्वोपरि है। पुश हो जाए या उसे हार्ट अटैक आ जाए तो 12 डिब्बों की ये भारी भरकम मिसाइल तो किसी भी स्टेशन या शहर को तबाह कर सकती है। ये एक बहुत ही वाजिब डर है और इसीलिए सुरक्षा प्रणालियों को मानवीय त्रुटि से परे रखा गया है। कैसे? स्रोत में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेक प्रणाली का जिक्र है, जिसे डेडमैन स्विच के सिद्धांत पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। ट्रेन के पायलट को लगातार एक पैडल या हैंडल पर दबाव बनाए रखना होता है या एक अंतराल पर प्रतिक्रिया देनी होती है। और अगर वो प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो सिस्टम तुरंत समझ जाता है कि चालक नियंत्रण में नहीं है। 1 सेकंड के अंश में सिस्टम खुद ब खुद ट्रैक्शन पावर यानी मोटर्स की बिजली काट देता है और इलेक्ट्रोन्यूमेटिक या ईपी ब्रेक्स पूरी ताकत से लगा देता है। ये इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक्स पारंपरिक एयर ब्रेक से अलग कैसे हैं? देखिए, पारंपरिक एयर ब्रेक्स में हवा के दबाव का इस्तेमाल होता है। जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो हवा की कमी की लहर पहले डिब्बे से आखिरी डिब्बे तक जाती है। ओके। चूंकि हवा की लहर ध्वनि की गति से चलती है, इसलिए 12 डिब्बों की लंबी ट्रेन में आखिरी डिब्बे तक ब्रेक पहुंचने में कुछ सेकंड लग जाते हैं। इससे डिब्बे एक दूसरे से टकराने लगते हैं। जोक लगता है। हाँ, लेकिन ईपी ब्रेक्स बिजली के सिग्नल्स पर काम करते हैं। बिजली प्रकाश की गति से चलती है, इसलिए ड्राइवर के ब्रेक दबाते ही 12 के 12 डिब्बों के ब्रेक्स एक ही मिलीसेकंड में एक साथ लग जाते हैं। क्या बात है। तो इन सब का असल में क्या अर्थ है? इतने सारे गियर्स, 0.25 मिलीमीटर की सटीकता, बैक ईएमएफ का प्रबंधन और प्रकाश की गति से लगने वाले ब्रेक्स, रोजमर्रा के परिचालन और अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सब मिलकर समय और क्षमता का एक विशाल भंडार बनाते हैं। टर्मिनल स्टेशनों पर पारंपरिक ट्रेनों के इंजन को आगे से हटा के पीछे लगाने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। मेमो में दोनों तरफ ड्राइविंग कैब होने के कारण ये समय शून्य हो जाता है। ट्रेन बस रुकती है,
ड्राइवर उठकर दूसरे कोने पे जाता है और ट्रेन वापस चल पड़ती है। वाह। इसके अलावा पूरी ट्रेन में बंटी हुई मोटर पावर के कारण ये बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ती है और रुकती है। दस्तावेजों का डेटा बताता है कि इन खूबियों के कारण प्रति 100 किलोमीटर की यात्रा में सीधे सीधे 11 मिनट की बचत होती है। 11 मिनट एक ट्रेन के लिए। और जब इसे पूरे देश के नेटवर्क, हजारों ट्रेनों और लाखों यात्रियों के नजरिए से देखा जाए, तो ये करोड़ों घंटों की उत्पादकता या प्रोडक्टिविटी बचा रहा है। बिल्कुल। साथ ही मेमू के 3250 मिलीमीटर चौड़े कोच में जहां 230 यात्री आ सकते हैं, वहां ये लाइन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देता है। और भविष्य की तस्वीर तो इससे भी कहीं ज्यादा उन्नत है। दस्तावेज बताते हैं कि अब मेंटेनेंस के लिए डिपो में मैनुअल चेकिंग की जरूरत खत्म हो रही है। अच्छा। हाँ, पटरियों के किनारे ट्रैक साइड मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हैं। जैसे ही ट्रेन 100 की रफ्तार से वहां से गुजरती है, किनारे लगे सेंसर पहियों के प्रोफाइल, ब्रेक पैड्स की घिसावट और छत पर लगे पेंटोग्राफ की स्थिति को बिना रोके स्कैन कर लेते हैं। अरे वाह। और उससे भी बड़ी बात, ट्रेन के अंदर लगे ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगातार हर एक मोटर और गियर का डेटा इकट्ठा करते हैं और उसे सीधे वाईफाई के जरिए मेंटेनेंस डिपो को भेज देते हैं। एकदम सही। ट्रेन के डिपो पहुंचने से पहले ही इंजीनियरों की स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होता है कि किस बोगी के किस गियर में लुब्रिकेंट कम लें या किस पहिए का 877 मिलीमीटर वाला कंडम लिमिट आने वाला है। ये मरम्मत के समय या डाउन टाइम को बहुत कम कर देता है, जिससे ट्रेनें डिपो में खड़ी रहने के बजाय पटरियों पर ज्यादा समय बिता पाती हैं। तो आज इस टेक्निकल एटलस के एक्स-रे विजन से हमने बहुत कुछ नया डिकोड किया। हमने जाना कि 60 टन का वो भारी वजन ट्रैक को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि एडिसन के जरिए पकड़ बनाने के लिए है। बिल्कुल। हमने सेंटर पिवट के भ्रम को तोड़ा और देखा कि कैसे सारा वजन किनारों पर रखे साइड बियरर्स पे टिकता है। हमने 1/20 के झुकाव से बिना स्टीयरिंग वाली ट्रेन के मुड़ने का रहस्य समझा और ईपी ब्रेक्स की प्रकाश गति वाली सुरक्षा को जाना। और ये सब साबित करता है कि मशीन जितनी बड़ी होती है, उसकी इंजीनियरिंग उतनी ही सूक्ष्म और सटीक होती है। बिल्कुल। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन उन्नत वाईफाई डायग्नोस्टिक्स और ट्रैक साइड सेंसर्स के आधार पर एक विचार उत्पन्न होता है। क्या विचार? अगर ट्रेनें खुद अपनी खराबी का डेटा डिपो को भेज रही हैं, पटरियां खुद स्कैन कर रही हैं और डिस्ट्रीब्यूटेड पावर के कारण अलग इंजन की अवधारणा ही खत्म हो गई है, तो क्या ऐसा समय आने वाला है जब ट्रेन के लोको पायलट और पारंपरिक मेंटेनेंस शेड की जरूरत ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है। शायद भविष्य की रेलवे पटरियां सिर्फ लोहे के निर्जीव रास्ते नहीं रहेंगी, बल्कि एक जीवित स्वजागरूक डिजिटल नर्वस सिस्टम बन जाएंगी, जहां ट्रेनें आपस में सिग्नल से और ट्रैक से लगातार संवाद कर रही होंगी। अगली बार जब कोई लोकल ट्रेन में सफर करे, तो अगर एक पल के लिए आंखें बंद करके सोचा जाए, तो महसूस होगा कि ये सफर किसी साधारण लोहे के डिब्बे में नहीं, बल्कि एक 105 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे एक बेहद सटीक, जटिल और विशालकाय रोबोट के अंदर हो रहा है। इसी विचार के साथ आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली बार ज्ञान के एक नए स्रोत की गहराई में उतरने के लिए।